आज सोमवार 4 मई 2026 है और आज के हमारी इस चर्चा में मतलब इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मतलब क्या ये सोचना अजीब नहीं लगता कि कोई इंसान जो हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा है वो कंगाली के कगार पर हो सकता है। हाँ, ये बहुत आम बात है आज के समय में। राइट। और वही उसी के साथ काम करने वाला दूसरा इंसान जो सिर्फ 70,000 कमा रहा है वो करोड़पति बनने की राह पर हो सकता है। ये कोई पहेली नहीं है। नहीं, ये पहेली बिल्कुल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हाँ, लोग जीवन भर खूब मेहनत करते हैं, अच्छी सैलरी उठाते हैं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो बैंक बैलेंस के नाम पर वो वहीं खड़े होते हैं जहां से शुरुआत की थी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक और वित्तीय जाल है। मैं कहूंगा कि लोग अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ पैसा कमाने में लगा देते हैं। सही कहा। लेकिन उस धन को कैसे सहेजना है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे कैसे बढ़ाना है, ये गणित अक्सर समझ से बाहर रह जाता है। बिल्कुल। पैसा कमाना एक कौशल हो सकता है, लेकिन पैसे से पैसा कमाना एक बिल्कुल अलग विज्ञान है। एकदम सही बात है। और आज के इस गहरे विश्लेषण का हमारा जो मिशन है वो इसी विज्ञान को डिकोड करना है। हमारी आज की ये चर्चा बिजनेस माइंडसेट नाम के YouTube चैनल के एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो पर आधारित है। बहुत ही शानदार वीडियो है वो। हाँ, तो इस वीडियो का मुख्य विषय है कंपाउंडिंग की ताकत। हम ये डिकोड करेंगे कि भारी भरकम सैलरी के बावजूद लोग वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्यों हासिल नहीं कर पाते, और कैसे वो जो 8-4-3 रूल है वो किसी को भी इस चूहे दौड़ से बाहर निकाल सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं सोच रही थी कि कंपाउंडिंग ये एक ऐसा शब्द है जो हर किसी ने स्कूल की किताबों में सुना है। हाँ, गणित की क्लास में। राइट। गणित की क्लास में वो चक्रवृद्धि ब्याज के लंबे लंबे सवाल हल किए जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल मतलब न का बराबर ही दिखता है। क्योंकि स्कूल की शिक्षा में अक्सर सिर्फ फॉर्मूला रटाया जाता है। ये नहीं बताया जाता कि वो फॉर्मूला असल जिंदगी में काम कैसे करेगा। हाँ, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। ज्ञान केवल तभी मूल्यवान है जब उसे समझा जाए और लागू किया जाए। इस स्रोत सामग्री में ये बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि ज्यादातर लोगों के वित्तीय निर्णय जाने अनजाने में ही सही, हाँ, जाने अनजाने में कंपाउंडिंग के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। वो ऐसे फैसले लेते हैं जो लंबी अवधि में उनके लिए दीमक की तरह काम करते हैं। दीमक, ये बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। और भारी सैलरी वाले लोग इस दीमक का शिकार कैसे होते हैं, इसे समझने के लिए स्रोत सामग्री ने 3 दोस्तों की एक बहुत ही शानदार कहानी पेश की है। ऋषभ, शरद और कार्तिकी की कहानी। हाँ, ये तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, पक्के दोस्त थे, लेकिन जब करियर और पैसों की बात आई तो तीनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। बहुत अलग। तो शुरुआत करते हैं कार्तिक से। कार्तिक एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और महीने का 1 लाख रुपए कमाता है। कागज पर तो ये बहुत अच्छी रकम है। बहुत अच्छी रकम है, लेकिन उसका माइंडसेट देखिए। वही तो, वो उस टिपिकल मिडिल क्लास माइंडसेट का शिकार है जिसका जिक्र वीडियो में किया गया है। कार्तिक एक महंगे पॉश इलाके में किराए का फ्लैट लेता है, ऑफिस जाने के लिए EMI पर एक चमचमाती ब्रांडेड कार खरीदता है और क्रेडिट कार्ड का तो अंधाधुंध इस्तेमाल करता है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट और बचत बस मोह माया है। बिल्कुल मोह माया है। उसे लगता है कि ये सब बाद में देखा जाएगा। और मैं बताऊं, कार्तिक का ये व्यवहार एक बहुत ही आम घटना को दर्शाता है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन यानी जीवन शैली की मुद्रास्फीति कहा जाता है। मतलब जैसे जैसे कमाई बढ़ती है खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब यही है कि इंसान की आमदनी बढ़ती है तो उसके खर्चे भी उसी गति से, या मैं तो कहूंगा उससे भी तेज गति से बढ़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मुझे हैरानी होती है कि अधिक सैलरी कमाने वाले लोग इस जाल में क्यों फंस जाते हैं। उन्हें क्यों लगता है कि आमदनी बढ़ते ही खर्चों का बढ़ना जरूरी है? देखिए, इसके पीछे समाज का एक बहुत बड़ा दबाव काम करता है। हमारे समाज में अक्सर खर्च करने की क्षमता को सफलता का पैमाना मान लिया जाता है। वो दिखावे वाली बात आ जाती है। सही कहा। जब कोई महंगी कार से उतरता है या किसी पॉश इलाके में रहता है तो समाज उसे तुरंत सफल मान लेता है। कार्तिक का माइंडसेट पूरी तरह से शॉर्ट टर्म खुशी या तत्काल संतुष्टि पर टिका है। उसे आज और अभी अच्छा महसूस करना है। लेकिन इसका जो वित्तीय परिणाम है वो बहुत भयानक होता है ना? बहुत भयानक। EMI और क्रेडिट कार्ड का मतलब ही यही है कि इंसान अपनी भविष्य की कमाई को आज के खर्चों के लिए गिरवी रख रहा है। बाप रे। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो कार्तिक की वित्तीय स्थिति एक ऐसी बाल्टी की तरह है जिसमें बड़ा सा छेद है। बिल्कुल सही। मतलब चाहे उसमें कितना भी पानी यानी सैलरी डाला जाए,
महीने के अंत तक वो बाल्टी खाली ही हो जाती है। वो एक ऐसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है जिसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। हाँ, वो बस पसीना बाहर आए पर पहुंच कहीं नहीं रहा। तो सवाल यह है कि क्या इस ट्रेडमिल से उतरने का कोई रास्ता है? रास्ता है ना। स्रोत सामग्री में जो दूसरा दोस्त है ऋषभ, हाँ उसका उदाहरण एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान देता है। हाँ, ऋषभ की कहानी बहुत दिलचस्प है। ऋषभ ने अपनी स्वतंत्रता को चुना और वो एक फ्रीलांसर बन गया। और उसकी कमाई कार्तिक से कम है। हाँ, वो हर महीने लगभग 70 से 75 हजार रुपए कमाता है। लेकिन ऋषभ का नजरिया पैसों को लेकर बहुत स्पष्ट है। वो 80-20 रूल को फॉलो करता है। ये 80-20 रूल व्यक्तिगत वित्त के सबसे संतुलित नियमों में से एक माना जाता है। तो ये काम कैसे करता है? इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। अपनी कुल आय का 80% हिस्सा अपनी जरूरतों, इच्छाओं और जीवन शैली पर खर्च करना, और जो बचा हुआ 20% है उसे हर हाल में बिना किसी बहाने के निवेश करना। राइट। और ऋषभ ठीक यही करता है। वो अपनी कमाई में से करीब 60,000 रुपए घर के खर्च, ग्रोसरी और बाकी जरूरतों पे लगा देता है, जो कि उसे एक आरामदायक जीवन देता है। बिल्कुल। लेकिन जो बाकी के 14,000 रुपए हैं, वो हर महीने पूरे अनुशासन के साथ इंडेक्स फंड में निवेश करता है। बहुत जरूरी कदम। अब यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। जो लोग शेयर बाजार की पेचीदगियों को नहीं समझते, उनके लिए इंडेक्स फंड आखिर क्या बला है? ऋषभ किसी एक कंपनी का शेयर क्यों नहीं खरीद रहा? ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, इंडेक्स फंड का मतलब है कि ऋषभ किसी एक कंपनी पर दाव नहीं लगा रहा है। अच्छा। बल्कि वो देश की टॉप कंपनियों के एक पूरे समूह में अपना पैसा लगा रहा है। अगर हम भारत के संदर्भ में सोचें तो निफ्टी 50 जैसी चीज, जिसमें देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियां शामिल होती हैं। बिल्कुल। तो अगर एक कंपनी खराब प्रदर्शन करती भी है तो दूसरी उसे संभाल लेती है। तो रिस्क कम हो जाता है। एकदम कम। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि जोखिम कम होता है, और जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, निवेशक का पैसा भी उसी अनुपात में बढ़ता है। इसके लिए आपको शेयर बाजार का एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह! तो ऋषभ ने एक तरह से अपना सिस्टम ऑटो पायलट पर डाल दिया है। हाँ, बिना किसी रोजमर्रा की सिरदर्दी के। लेकिन इस कहानी में एक तीसरा दोस्त भी तो है, शरद। शरद का दृष्टिकोण तो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। हाँ, शरद एक एडवर्टाइजिंग राइटर है और वो दिखावे से कोसों दूर रहता है। मतलब फ्लैट की जगह वो एक छोटे से कमरे में रहता है। उसने कोई कार भी नहीं खरीदी? बिल्कुल नहीं। वो मेट्रो या कैब से सफर करता है। और सबसे बड़ी बात, वो किसी भी तरह की EMI से पूरी तरह दूर है। और इसी वजह से वो हर महीने पूरे 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर पाता है। 30,000? अगर हम इन तीनों की मानसिकता की तुलना करें तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या लगती है आपको? मुझे लगता है कि कार्तिक वर्तमान में जी रहा है लेकिन अपना भविष्य नष्ट कर रहा है। ऋषभ एक पुल बना रहा है जहां वो आज को भी मजे से जी रहा है और कल के लिए भी बचा रहा है। और शरद का दृष्टिकोण पूरी तरह से लॉन्ग टर्म स्थिरता और अधिकतम निवेश पर केंद्रित है। समाज क्या कहेगा, इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अमीर दिखने की बजाय अमीर बनने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, अमीर दिखने की बजाय अमीर बनना। तो अब देखते हैं कि इन आदतों का वास्तविक परिणाम क्या होता है। हाँ, समय के साथ क्या बदलाव आता है। कहानी 7-8 साल आगे बढ़ती है। अब ये तीनों दोस्त 30 साल के हो चुके हैं और एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए मिलते हैं। और डिनर पर जाहिर है इन्वेस्टमेंट का जिक्र आता है। बिल्कुल आता है। और यहाँ स्रोत सामग्री जो आंकड़े पेश करती है ना, वो सच में हैरान करने वाले हैं। वो आंकड़े ही इस पूरी चर्चा की सबसे मजबूत नींव है, क्योंकि लंबी अवधि में जो गणित है वो एकदम स्पष्ट तस्वीर दिखा देता है। तो पहले 8 साल बाद की स्थिति देखते हैं। ऋषभ ने हर महीने 14,000 रुपए के हिसाब से कुल 13,44,000 रुपए जमा किए। 15% अनुमानित वार्षिक रिटर्न के साथ उसका कुल पोर्टफोलियो अब 26,61,000 रुपए का हो चुका है। 26 लाख से ज्यादा? हाँ। वहीं शरद, जिसने हर महीने 30,000 रुपए बचाए थे, उसने कुल 28,80,000 रुपए का निवेश किया। और उसका पोर्टफोलियो? उसी 15% रिटर्न के हिसाब से उसका पोर्टफोलियो अब 84,45,000 रुपए का बन चुका है। 84 लाख, ये बहुत बड़ी रकम है। और कार्तिक, वो जो सबसे ज्यादा सैलरी पाता था, उसके पास कुछ नहीं है, शून्य। कार्तिक का शून्य पर होना इस बात को साबित करता है कि वित्तीय सुरक्षा इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप बचाते कितना है। बिल्कुल। खर्चों और बचत के बीच का जो अंतर है वही असली संपत्ति है।
कार्तिक की वो सारे 1-1 लाख रुपए सिर्फ एक झूठी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में जलकर खाक हो गए। लेकिन यहाँ ना एक बात सच में बहुत रोचक हो जाती है और थोड़ा परेशान भी करती है मुझे। क्या बात? अगर हम शरद को देखें तो उसने हर महीने 30,000 रुपए बचाए। स्रोत के अनुसार उसने अपनी 20 की उम्र में छोटे से कमरे में रहना चुना, कार नहीं खरीदी, एक तरह से अपनी कई इच्छाओं को मार दिया। उसने बहुत त्याग किया। तो क्या किसी भी इंसान के लिए अपनी 20 की उम्र में एक भिक्षु जैसी जिंदगी जीना यथार्थवादी है? मतलब जवानी का समय तो अनुभव बटोरने का भी होता है। क्या अमीर बनने का यही एकमात्र तरीका है कि अपनी सारी इच्छाओं का गला घोंट दिया जाए? ये संशय बहुत स्वाभाविक है और इसका स्पष्टीकरण देना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, स्रोत सामग्री का उद्देश्य ये संदेश देना बिल्कुल नहीं है कि हर किसी को अत्यधिक कंजूसी करनी चाहिए। अच्छा, तो फिर? यहीं पर ऋषभ का उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ऋषभ का जो 80-20 रूल वाला मॉडल है वो ये साबित करता है कि भिक्षु बने बिना भी कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। हाँ, ये बात तो है। ऋषभ ने अपनी आजादी नहीं खोई। उसने अपनी आय का 80% हिस्सा आराम से जीने में लगाया होगा। उसने बाहर खाना खाया होगा, यात्राएं की होंगी, दोस्तों के साथ मजे किए होंगे। बिल्कुल। फिर भी केवल 20% के अनुशासन से आज उसके पास 26 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफलता केवल एक्सट्रीम रास्तों पर चलने से नहीं मिलती, बल्कि एक संतुलन बनाकर निरंतरता बनाए रखने से मिलती है। सटीकता से कहा जाए तो ये एक व्यवस्था बनाने की बात है। शरद ने एक चरम रास्ता चुना जो उसके लिए काम कर गया और उसने बहुत बड़ी रकम इकट्ठा कर ली। लेकिन ऋषभ ने यह साबित किया कि एक आम इंसान बिना अपनी जिंदगी को नीरस बनाए भी इस कंपाउंडिंग का लाभ उठा सकता है। मुख्य बात बस इतनी है कि खर्चों और निवेश के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींची जाए और हर महीने उसका सम्मान किया जाए। ये नजरिया निश्चित रूप से बहुत राहत देने वाला है ना? हाँ। तो 30 साल की उम्र तक इन दोस्तों ने अपनी एक वित्तीय नींव रख ली थी। लेकिन कहानी का जो असली रोमांचक हिस्सा है वो तो अब शुरू होता है। हाँ, क्योंकि पहले 8 सालों में जो हुआ वो केवल जमीन तैयार करने जैसा था। बिल्कुल। स्रोत सामग्री इसके बाद हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी घातांकीय वृद्धि की ओर ले जाती है और यहीं से इस विश्लेषण का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है, 8-4-3 रूल। मैं कहूंगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझना हमारे दिमाग के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग लीनियर यानी सीधी रेखा में सोचने का आदी है। हमारी साधारण सोच ये कहती है कि अगर 10 साल में 10 लाख बने तो अगले 10 साल में 20 लाख बनेंगे। हाँ, हम ऐसी हिसाब कराते हैं। इसे सीढ़ियां चढ़ने जैसा समझा जा सकता है, जहां हर कदम बराबर दूरी तय करता है। लेकिन कंपाउंडिंग सीढ़ियां नहीं है, ये एक ऐसी लिफ्ट है जिसकी गति हर सेकंड बढ़ती जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है और ये बात कार्तिक को अगले कुछ सालों में बहुत चुभने वाली है। बिल्कुल चुभेगी। तो कहानी में अगले 4 साल और बीत जाते हैं। कुल मिलाकर अब निवेश को 12 साल हो चुके हैं। ऋषभ का जो अमाउंट 26 लाख था वो अब बढ़कर 45 लाख हो गया है। और शरद का अमाउंट, स्रोत के आंकड़ों पर गौर करें तो शुरुआती 8 सालों की तेज ग्रोथ के बाद पोर्टफोलियो के दोगुने होने की जो रफ्तार है वो हैरान करती है। हाँ। स्रोत सामग्री के अनुसार 12 साल बाद शरद का अमाउंट 46 लाख हो गया। ये लगभग पहले वाले अमाउंट का दोगुना है। स्रोत सामग्री यहाँ असल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वो क्या? आंकड़ों के सटीक गणित से ज्यादा संदेश मल्टीप्लायर इफेक्ट यानी गुणक प्रभाव को समझाने का है। पोर्टफोलियो एक समय के बाद अपने आप तेजी से दोगुना होने लगता है और ये गुणक प्रभाव अगले 3 सालों में अपनी पूरी ताकत दिखाता है। कुल 15 साल बाद ऋषभ का अमाउंट 70 लाख पर पहुंच जाता है। और शरद का पोर्टफोलियो 1 करोड़ 51 लाख तक पहुंच चुका है। 1 करोड़ 51 लाख? हाँ, और यहीं पर वो 8-4-3 रूल का पर्दाफाश होता है। स्रोत के अनुसार शरद को अपने पहले 50 लाख रुपए कमाने में पूरे 8 साल लग गए, जो कि निवेश का सबसे मुश्किल और थका देने वाला समय होता है। हाँ, क्योंकि शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। बिल्कुल, क्योंकि इस दौरान जो पैसा बढ़ रहा होता है वो मुख्य रूप से आपकी अपनी जेब से डाला गया मूलधन होता है। रिटर्न का हिस्सा उसमें बहुत छोटा होता है। लेकिन रुकिए, मुझे इस गणित को ठीक से समझने दीजिए। पहले 50 लाख कमाने में 8 साल लगे, लेकिन अगले 50 लाख कमाने में उसे 8 साल नहीं लगे, बल्कि सिर्फ 4 साल लगे जी। और उसके बाद तीसरे 50 लाख रुपए यानी कुल 1.5 करोड़ तक पहुंचने के लिए उसे मात्र 3 साल लगे। यही तो जादू है। मतलब 8 साल, फिर 4 साल, फिर 3 साल।
समय आधा होता जा रहा है लेकिन रिटर्न उतना ही मिल रहा है। ये कैसे संभव है? यही वो बिंदु है जहां ब्याज पर मिलने वाला ब्याज अपना काम शुरू करता है। अच्छा। शुरुआत के 8 सालों में निवेश किया गया पैसा एक छोटी सेना की तरह होता है। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वो सेना जो मुनाफा कमा कर लाती है, वो मुनाफा भी सेना में शामिल हो जाता है। ओहो। अब मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर नया ब्याज कमा रहे हैं। 12 साल के बाद आपकी जेब से जाने वाला पैसा बहुत छोटा हो जाता है। हाँ, और जो पैसा बाजार में पहले से पड़ा है वो ही तेजी से बढ़ने लगता है। बिल्कुल, वो इतना बड़ा हो जाता है कि खुद ब खुद लाखों रुपए जोड़ने लगता है। इसे समझाने के लिए ना मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। ये बिल्कुल पहाड़ से एक बर्फ का गोला यानी स्नोबॉल लुढ़काने जैसा है। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है। शुरुआत के 8 सालों तक आपको पूरी ताकत लगाकर उस गोले को धकेलना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन फिर वो गोला इतना बड़ा हो जाता है कि वो खुद ब खुद लुढ़कने लगता है। हाँ। और बहुत तेजी से बर्फ इकट्ठा करने लगता है। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो दुनिया के सबसे सफल निवेशक इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जैसे वॉरेन बफे। हाँ, वॉरेन बफेट का ही उदाहरण ले लीजिए। स्रोत सामग्री भी इस बात पर प्रकाश डालती है कि बफेट ने अपनी किशोरावस्था से ही निवेश शुरू कर दिया था। आज उनके पास जो अथाह संपत्ति है उसका 90% से अधिक हिस्सा उनके 60वें जन्मदिन के बाद आया है। बाप रे, 90%। हाँ, तो ये जादू कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम का नहीं है। इंडेक्स फंड्स जैसे सुरक्षित और लंबी अवधि के निवेश ही इस जादू को संभव बनाते हैं। तो इससे ये भ्रम भी टूट जाता है कि शेयर बाजार में रोजाना ट्रेडिंग करके या शॉर्ट टर्म में पैसा लगाकर कोई अमीर बन सकता है। बिल्कुल टूट जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या जल्दी पैसा बनाने का लालच अक्सर अपना ही नुकसान करवाता है। बाजार जब थोड़ा नीचे जाता है तो लोग घबराकर अपना पैसा निकाल लेते हैं और फिर वो कंपाउंडिंग की पूरी प्रक्रिया टूट जाती है। एग्जैक्टली। कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा जिस चीज की मांग करती है वो है धैर्य। बिना छेड़छाड़ किए पैसे को बस छोड़ देना। और इसी धैर्य का नतीजा देखिए। इस 15 साल के सफर के बाद 25 की उम्र में नौकरी शुरू करने वाला शरद अब महज 37 साल का है। सिर्फ 37 साल का। और स्रोत सामग्री कहती है कि 37 की उम्र में 1.5 करोड़ के पोर्टफोलियो के साथ वो अब रिटायरमेंट ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है। क्योंकि अब उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है। उसे अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए किसी बॉस की डांट खाने या सुबह 9 से 5 की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। उसका पोर्टफोलियो ही उसे हर महीने इतनी रकम दे सकता है जो उसकी जरूरतों के लिए काफी है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर इस पूरे सफर को समेटा जाए तो ये स्पष्ट है कि कंपाउंडिंग सिर्फ कोई वित्तीय तकनीक या गणित का फॉर्मूला नहीं है। तो क्या है? ये समय खरीदने की कला है। जो पैसा आज बचाया जाता है वो भविष्य की आजादी खरीदता है। बहुत गहरी बात कही आपने। ज्यादातर लोग पैसे को केवल वस्तुएं खरीदने का साधन मानते हैं। नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, बड़ा घर। हाँ, जैसे कार्तिक ने किया। बिल्कुल। लेकिन वास्तव में पैसा जो सबसे कीमती चीज खरीद सकता है वो है समय और चयन की आजादी। राइट। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो, अपने खर्चे कम करके और लंबी अवधि के लिए निवेश करके इस जादू का लाभ उठा सकता है। बिल्कुल। कार्तिक जैसे लोग जीवन भर उस ट्रेडमिल पर दौड़ते रहेंगे, जबकि ऋषभ और शरद जैसे लोग आजादी की ओर बढ़ चुके हैं। और इसके लिए किसी बहुत बड़ी सैलरी की नहीं बल्कि अनुशासन की जरूरत है। एकदम सही। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार मेरे दिमाग में आ रहा है जो इस स्रोत सामग्री में सीधे तौर पर नहीं कहा गया है। अच्छा, वो क्या विचार है? स्रोत सामग्री कहती है कि शरद 37 साल की उम्र में रिटायर होकर खुशी खुशी पूरी जिंदगी आराम कर सकता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? जब कंपाउंडिंग आपको इतनी कम उम्र में वित्तीय स्वतंत्रता दे देती है तो क्या रिटायरमेंट का असली मतलब कुछ ना करना रह जाता है? ये सोचने वाली बात है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि काम करो और फिर 60 की उम्र के बाद बस आराम करो। लेकिन जब 37 की उम्र में ही आपका पैसा आपके लिए सारा पैसा कमा रहा हो तो क्या इंसान बस सारा दिन खाली बैठा रहेगा? नहीं, मुझे लगता है कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब काम से भागना बिल्कुल नहीं है। वही तो। या फिर इसका मतलब यह है कि अब आपके पास अंततः वो काम करने की आजादी है जो आप वास्तव में करना चाहते थे, बिना पैसे की चिंता किए। हाँ, बिना इस डर के कि अगले महीने का बिल कैसे भरा जाएगा। अगर आपके पैसे ही आपके लिए सारा पैसा कमा रहे हो तो आप अपनी जिंदगी के बचे हुए समय का क्या करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ये सोचने का विषय है कि जब पैसा आपकी मजबूरी ना रहे
तब आप अपने समय का क्या करेंगे?